नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है नई सोच पर। हमारे हर बार की तरह के कार्यक्रम इलेक्शन को लेकर जो स्पेशल कार्यक्रम रहता है पॉलिटिकल अड्डा, उसमें भी आपका स्वागत है। बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनावों की। दिल्ली विधानसभा में किस तरीके का जो इतिहास रहा है दिल्ली विधानसभा का, उसको लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा होगी जो अब स्थितियां बन रही हैं, किस तरीके से किस पॉलिटिकल पार्टी, किस राजनीतिक दल के पास कितना प्रभाव है, कौन सत्ता में है, कौन सत्ता में था। इन सभी सवालों का जवाब देंगे ताकि आप समझ पाएं कि दिल्ली की विधानसभा किस रूप से कार्य करती है, किस रूप से यहां पर किस पार्टी का प्रभाव रहा है, कौन कौन इस बार टक्कर में है, ये सब हम बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इन सब चर्चा करने के लिए अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली की विधानसभा को लेकर चर्चा है। दिल्ली की विधानसभा के बारे में आप जो भी जानते हैं दर्शकों को किस तरीके से बताएंगे? देखिए, राजनीति में समीकरण सबसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे, आंकड़ा, जिसके साथ आंकड़ा होगा सरकार उसकी बनेगी। देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पूरे देश में लगातार एक दूसरे के साथ संघर्ष करती हुई या फिर आपसी चुनावी लड़ाई वो लड़ते हुए देखे, परंतु दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी, आज के दौर की बात करें या फिर पिछले 15 की बात कर लीजिए आप, या 20 के दौर की बात कर लीजिए, सबसे मजबूत पार्टी आम आदमी पार्टी है। और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो लगातार पिछले कई महीनों से शराब, तथाकथित शराब घोटाले के आरोपों में उनके ऊपर आरोप लगे, वो तिहाड़ गए, उनके पार्टी के शीर्ष नेता तिहाड़ गए। अब अभी दिल्ली का चुनाव इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई अरविंद केजरीवाल की, अनब्रेकेबल, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो शायद इसी प्रकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कोई भी तोड़ किसी पार्टी के पास नहीं, ना कांग्रेस के पास और ना भारतीय जनता पार्टी के पास। आपने केजरीवाल के पोस्टर देखा, आप दिल्ली जब भ्रमण करोगे तो आपने पोस्टर देखोगे, अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि जहां पर केजरीवाल अपने आप को सीएम का फेस लगाकर पोस्टर लगा रखे हैं, भाजपा का जो दूल्हा है, सीएम है, वो कौन है, वो मजाक उड़ाते हैं, बिन दूल्हा के बारात निकालते हैं। और कहीं पर लगातार वो कमल पार्टी का या फिर ऐसे सिंबॉलिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ संकेत किया जा सके, उनके सीएम चेहरे के बारे में पूछते हैं। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली का चुनाव 70 विधानसभा की सीटें दिल्ली के अंदर है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1993 में सरकार बनाने में सफल हुई है। उसके बाद 3 बार कांग्रेस का शासन रहा, उसमें भी सीएम बदलते रहे। 3 सीएम भारतीय जनता पार्टी में, 3 सीएम थे। प्रवेश वर्मा के जो पिता है वो भी रह चुके हैं, सुषमा स्वराज। परंतु इस बात में ये चीज भारतीय जनता पार्टी के अच्छे की पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को देने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, सुषमा स्वराज। अनुराग, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपने शुरुआत में बात की, जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने की बात हुई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो डॉक्यूमेंट्री को रोका जरूर गया, लेकिन वो रिलीज कर दी गई अब एक यूट्यूब हैंडल के द्वारा, ध्रुव राठी जिनका नाम। देखिए, तो क्या इन चीजों का प्रभाव पड़ता है जनता के बीच में? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। देखिए, राजनीति, देखिए हरियाणा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, देश के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी ठुकरा चुके हैं, ठुकरा दी थी जिन्हें, ताऊ देवीलाल। तो ताऊ देवीलाल एक बात कहते थे कि हवा बनाओ और चुनाव जीत जाओ। जितनी जिसकी हवा, आज के दौर में से एजेंडा सेटिंग या फिर तमाम तरह के विकल्पों के साथ बदल दिया गया, परंतु जितनी हवा जिस पार्टी की होगी उस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर दिखेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल आज मुकाबले में टक्कर है, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर कोई हवा नहीं है, इसलिए कांग्रेस मैदान में नहीं है। हर व्यक्ति कह रहे हैं कांग्रेस कहीं भी मैदान में है, भले ही मैं आज कह रहा हूँ कांग्रेस सिंगल सीट पे सिमट जाएगी। देखिए, संजय सिंह डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते थे जी। जो संजय सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते थे, परंतु दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रोका जा रहा है, परंतु ना करते वो डॉक्यूमेंट्री एक किसी यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे रिलीज कर दिया गया, और अब तो वो हर जगह आपको दिखेगी। उन्होंने कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री की एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी द्वारा बनाई थी, उसे भारत के अंदर बैन कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को फायदा ना हो इस चीज का, इसलिए इस चीज को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करने का काम किया था। आप देखिए कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है। जिस प्रकार दिल्ली के जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, पूरे देश के अंदर जो चुनाव होता है लोकसभा का, तो भाजपा की तरफ से हर सीट पर नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अलग अलग नेता। वही ठीक इसी प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार हर सीट पर अरविंद केजरीवाल के नाम पर, उनके चेहरे पर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, कुछ आज हम सुन रहे थे शाहनवाज हुसैन को, वो कह रहे थे कि 20,000 वोटों से ज्यादा से अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली से हारने वाले। देखिए, वो पता किसकी बात बोले थे, जो प्रवेश वर्मा है ना, प्रवेश वर्मा की बात
वो बोल रहे थे, उन्होंने लिख के दिया प्रवेश वरना की 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे। देखिए ये लिखने का काम अरविंद केजरीवाल किया करते थे। आपने पंजाब के विधानसभा चुनाव में देखा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में देखा, परंतु लोकसभा के चुनाव में उनका आंकड़ा गलत हो गया, परंतु पंजाब में ठीक कहा, उन्हें दोनों सीटों से हारेंगे। चंदी पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो दोनों सीटों से हारे। देखिए नई दिल्ली के अंदर 3 लोगों में फाइट है। संदीप दीक्षित की बात करें जो कांग्रेस की तरफ से, वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा है जिनके पिता फॉर्मर सीएम भी रह चुके दिल्ली के अंदर, और आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल। तो निश्चित रूप से देखिए केजरीवाल टक्कर तीनों तरफ है दिल्ली की सीट पर। नई दिल्ली की जो सीट है तीनों में मुकाबला है। अब निश्चित रूप से देखिए पहले स्थान पर आम आदमी पार्टी रहेगी, केजरीवाल जी जीत जाएंगे। अच्छा आंकड़ा कम हो सकता है, पिछली बार से वोटों की संख्या कम हो सकती है, परंतु निश्चित रूप से जीत केजरीवाल की तय है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रहेगी। और अनुराग कुछ मुद्दे ऐसे रहे दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जो अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कि हम पूरे करेंगे, जैसे 2025 तक, पहले 20 तक कहते थे कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, फिर 25 हो गया, अब उसके बाद कहते हैं उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा कि हमारी गलती रही कि हम यमुना को साफ नहीं कर पाए। ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक हो और आप अपनी गलती मान ले, इसका अनुराग पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? एक बात सोचने वाले राजनीति में 2 प्रकार की छवि, पॉजिटिव और नेगेटिव छवि। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल एक पोलाइट लीडर की छवि में आता है। अपने कोई बयानबाजी उन्होंने ऐसी आक्रामकता से, जैसे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा जिस प्रकार का बाल ठाकरे भाषण देते थे, आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव कई बार आक्रामक हो जाते रैलियों में, परंतु केजरीवाल रैली भी बिल्कुल नॉर्मल आवाज में, नॉर्मल पोलाइट तरीके से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल रैली करते हैं। वो सिर्फ अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे। परंतु एक बात आपको केजरीवाल की माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है दिल्ली के चुनाव तो केजरीवाल, क्योंकि उनका आईटी सेल बहुत मजबूत है। वो देखिए शीश महल का मुद्दा से बेहतर समझ सकते हैं कि उन्होंने जो उन्हें घेर रहा था शीश महल, उन्हें उसे शीश महल वर्सेस राजमहल की चर्चा करने पर मजबूर कर दिया गया। परंतु ये बात है कि यमुना को जब अगर यमुना गंदी रहेगी, ने कहा था यमुना का लाल बन के आए थे गंगा का लाल, ना गंगा साफ हो पाई और ना यमुना वाले से यमुना साफ हो पाई। देखिए जब तक राजनीतिक दलों मुद्दे खत्म हो जाएंगे, अगर यमुना साफ होगी तो वोट किस पे मानेंगे? 13 में उन्होंने कहा, 20 में, 15 में उन्होंने कहा, फिर 20 में कहा, 25 में कहा। 25 में अगर वो जीत जाते हैं तो 30 में भी फिर यही कहेंगे कि एक मौका और मुझे दे दो। क्योंकि देखिए ये दिल्ली के पास स्वास्थ्य के संबंधी मुद्दे, एजुकेशन को लेकर वो जो इस प्रकार वो प्रचार करते हैं, परंतु ओवैसी ने जो एआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई आरोप लगाया कि जहां माइनॉरिटी का इलाका वहां पर मोहल्ला क्लिनिक, आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो पक्षपाती रवैया है वो केजरीवाल के ऊपर, वो ऐसा आरोप लगाते, वो लगाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी भी दिल्ली के अंदर। और एक तरफ अनुराग बीजेपी है जो आरोप लगा रही है कि मैं कहूंगा उन्हीं के अंदाज में कि केजरीवाल जी खांसी लेकर आए थे और पूरी दिल्ली को उन्होंने खांसी दे दी प्रदूषण के रूप में, एक तरीके से उन्होंने सांकेतिक रूप में यूज किया। और दूसरी तरफ ये देखा जाए तो हरियाणा में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, प्रदूषित तो ये प्रदेश भी है। देखिए निश्चित रूप से प्रदूषण सबके लिए समस्या है, कोई हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली, राजस्थान के लिए नहीं है, परंतु दिल्ली का धर्म सबसे ज्यादा घुटता है क्योंकि दिल्ली के अंदर पर्यावरण अनुरूप व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग बड़ी मंजिल इमारतें आपको दिखेंगे। जब विकास की क्रांति है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का विनाश होता आपको साफ दिखाई देगा। लाखों पेड़, लाखों जंगल यहाँ काट दिए गए सिर्फ किसके चक्कर में? विकास के चक्कर में, बड़ी बड़ी इमारतों बनाने के चक्कर में। परंतु जब सांसों का संकट, आप पैसा कमा लेंगे बड़े बड़े महानगरों में रह गए, परंतु जो सांस है, जो अच्छी सांस है, वो कहाँ ले पाओगे? आज यहाँ पर ना जाने आप बिना सिगरेट ना पीकर भी कहीं सिगरेटों जितना धुआं अपने अंदर, इतनी जहरीली हवा यहाँ हो चुकी है। देखिए किसान कोई पराली फसल से जला के, कोई अपनी मर्जी से जलाता, सरकार उन्हें मजबूर करती है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे वो उसे कहीं ना कहीं उसे डिकम्पोज कर सके, जमीन में मिला सके बिना जलाए। क्योंकि सरकारी मशीनरी जो उपलब्ध कराई जाती है, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, बहुत महंगे होते हैं और छोटे किसान के पास इतना पैसा नहीं कि उन्हें खरीद कर, या फिर रेंटल तरीके से, उसमें टाइम भी लगता है। और जिससे अन्य अगर वो नई फसल बोगा, गेहूं की बिजाई करेगा तो उसमें गेहूं की पैदावार घट जाती है क्योंकि पराली की वजह से वहां पर डिकम्पोज नहीं हो पाती प्रोसेस से, तो बीमारियां लग जाती है, तो उससे घटती है। परंतु देखिए अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन के लिए पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट लगातार ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 के लिए आदेश देता है, परंतु कोई भी प्रदूषण का मात्रा दिल्ली अंदर कम नहीं होती। देखिए किसानों ने अक्टूबर के महीने में फसल अवशेष पराली चलाना स्टार्ट करते हैं, लगभग 15-20 दिन से उसके बाद बंद हो जाती है। अक्टूबर के बाद आपने देखा नवंबर का, दिसंबर का, आज भी दिल्ली की हवा जारी नहीं है, तो अभी तो कौन किसान फसल अवशेष जला रहा है। तो निश्चित रूप से दिक्कत दिल्ली की जो सरकार है, वो दिल्ली के अंदर आप देखो कि
कितनी गाड़ियां हैं, मेट्रो का प्रयोग बहुत लोग करते हैं, परंतु आज भी आप दिल्ली के किसी भी रेड लाइट पे खड़े हो जाइए जहां पर सिग्नल है, वहां पर आप जितनी गाड़ी वहां से गुजरेगी हर गाड़ी में एक ही व्यक्ति मिलेगा, हर गाड़ी में एक ही व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं जो होड़ है, जो दिखावे की होड़ है, दिल्ली की हवा जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं उन्होंने प्रदूषित किया, बाहर के राज्यों ने किसी ने प्रदूषण की। हरियाणा के अंदर पराली जलती है तो हरियाणा के अंदर कोई हवा थोड़ी जहरीली खराब है, तो ये पराली फसलों से जलाना हम कोई समर्थन नहीं करते, परंतु कहीं ना कहीं जब कोई त्योहार आता है तो जो पटाखे पे विवाद होता है, जब केजरीवाल खुद तिहाड़ से बाहर आते उनके कार्यकर्ताओं ने पटाखे बजाए थे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति प्रदूषण हो या फिर कोई मुद्दे, हर व्यक्ति के जीवन को अलग अलग, किसी का जिसके पास पैसा सब कुछ उसे प्रदूषण प्रभावित करेगा, जिसके पास पैसा ही नहीं है वो तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छे बच्चों के शिक्षा के स्कूल इन सब जाएगा, इन सब रेवड़ियों पर आएंगे तो तथाकथित रेवड़ी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, फिर वही पार्टियां उसको खुद अपने पार्टी के जरिए मैनिफेस्टो में अपने शामिल करती हैं। लेकिन अनुराग, हम पहले इतिहास पर आए, किस तरीके से इतिहास रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि 37 साल तक दिल्ली में चुनाव नहीं होते हैं, ये लोग बहुत कम जानते हैं, तो आप ये थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से दिल्ली की विधानसभा का इतिहास रहा। देखिए 93 से पहले सिर्फ 52 में एक बार चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर, 1952 में, तो उसके बाद यहाँ पर काउंसिल सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया, वहां पर एक काउंसिल बना दी, उसमें 60-65 मेंबर मिलकर उसे चलाते थे। तो लगातार ये अलग अलग कमीशन कांग्रेस की सरकार में या फिर जनता पार्टी की सरकार में कमीशन बने, तो उनकी सिफारिश के आधार पर 93 में ये मान लिया गया कि दिल्ली को दोबारा से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जो विधानसभा का दर्जा वो दिल्ली का बहाल कर दिया गया। 93 में पहली बार चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए, जो रिकॉर्ड है एक ही कार्यकाल के दौरान 3 मुख्यमंत्री। परंतु एक रिकॉर्ड ये है कि पहली दिल्ली की, बहुत कम लोगों को पता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया था। पहले थे जिनमें मदन लाल खुराना, दूसरे थे परवेश वर्मा के पिताजी शाहिद सिंह वर्मा, और तीसरी थी सुषमा स्वराज। उसके बाद आप देखिए 98 की बात कर लीजिए, उसके बाद आप 2003 की बात कर लीजिए, या फिर उसके बाद 2008 की बात कर लीजिए, तो लगातार 1, 2, 3 तीनों विधानसभा के चुनाव शीला दीक्षित ने दिए हैं, जो वर्तमान में नई दिल्ली से उम्मीदवार। इसी मॉडल पर, शीला दीक्षित के मॉडल पर, जो विकास का मॉडल था उनका तथाकथित रूप से जो कांग्रेस दावा करती है, इसी पर वो इस बार भी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे। करप्शन के जो चार्जेस अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के ऊपर, उनके एसी गिनने की बात की गई, शीला दीक्षित के घर में 12 एसी है, यहाँ तक कि संदीप दीक्षित ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके कुत्ते के ऊपर भी RTI लगाई गई थी कि कुत्ते को किस प्रकार का खाना है, फिर कहां से पैसा आ रहा है उसके लिए। तो निश्चित रूप से उन्होंने व्यक्तिगत हमला अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ऊपर बोला और उसका फायदा उन्हें मिला। वो बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल एक लहर थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली, एकमात्र नेता जो 2020 में 62 सीटें, फिर जो 15 का चुनाव था वो 67 सीटें जीत के आते हैं अपनी, जो 2015 का चुनाव था। इतना आंकड़ा यार देखिए, लगभग ये जो परसेंटेज आएगी लगभग देखिए 90% से भी ज्यादा जो सीटें का आंकड़ा है। 70 में से एक बार 3 सीटें शेष बची है, 70 में से एक बार 8 सीटें शेष बची है, तो उनकी कहीं ना कहीं जो जनता तक उनकी छवि पसंद होगी तभी जा रहा है। परंतु इस बार एक बात है, अरविंद केजरीवाल के जो सीटें हैं वो घटेंगी, निश्चित रूप से घटेंगी, बिल्कुल घटेंगी। 45 से 52 सीटें अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर आएंगी। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में, भारतीय जनता पार्टी अच्छा मुकाबला देगी। आपको याद कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल 29 दिन के लिए सीएम बने थे, जिस शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे करप्शन के, उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी। तो राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति में कोई भी किसी का स्थायी दुश्मन या फिर शत्रु नहीं होता। हर व्यक्ति इस परिस्थिति के साथ अपना सिस्टम करता रहता है। ये करप्शन का जो चार्ज, जिसके साथ करप्शन का चार्ज लगाया था, उसी केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो निश्चित रूप से राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई किसी का दुश्मन या फिर शत्रु नहीं होता। परिस्थितियों के हिसाब से नंबर बदलते रहते हैं, राजनीति की दशा भी बदलती रहती है। एक सवाल अनुराग ये आता है दिमाग में कि जब 2013 में अरविंद केजरीवाल एक बड़ी चुनाव जीत रहे थे, क्योंकि नई पार्टी थी और उस समय ऐसी हवा बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने वो करके दिखाया। तो उस समय जो लहर थी वो थी शीला दीक्षित के खिलाफ, करप्शन को लेकर लहर। तो दिल्ली वालों ने करप्शन के खिलाफ वोट किया, अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से कहें तो सत्ता में लाने की कोशिश की थी। क्या देखा जा रहा है इस बार जो शीश महल का मुद्दा भाजपा उठा रही है, क्या ये उसी प्रकार की कोशिश है? क्या भाजपा उसमें कामयाब हो पाएगी इस बार, क्योंकि करप्शन के चार्जेस इस बार शीश महल यानी कि अरविंद केजरीवाल के? देखिए, आप आरएसएस की जो भूमिका को तो भूल ही गए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अन्ना आंदोलन के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए आरएसएस ने पीछे से उसे समर्थन दिया। देखिए, आप आरएसएस के फैक्टर को भूल गए। आरएसएस का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो आरएसएस के ऊपर आरोप लगे थे कि अन्ना का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं आरएसएस की ही पीछे से सपोर्टिव है, क्योंकि कांग्रेस सरकार गिराने के लिए जो साजिश की गई थी। परंतु उसमें आपने देखा होगा कि सभी ने किरण बेदी तक, कुमार विश्वास
आप शांति भूषण, मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, बड़े नाम जो आज आम आदमी, योगेंद्र यादव, जो बड़े बड़े नाम है वो आज के दौर में इनके साथ नहीं है। परंतु आप देखिए कि जो शीश महल का मुद्दा, राजमहल का मुद्दा, वो देखिए अरविंद केजरीवाल के पास आज के जो शीश महल और जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो भ्रष्टाचार भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे, आपने देखा होगा, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे थे, उनके बेटे पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मनमोहन सिंह की सरकार गई, मनमोहन सिंह कोई करप्ट आदमी है, परंतु उनकी सरकार को ऊपर करप्शन के आरोप लगे। अन्ना आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा कि जो जन आंदोलन लग रहा था कि दूसरा गांधी, अन्ना को देश के अंदर दूसरा गांधी के रूप में देखा जा रहा था, जन आंदोलन बदला, कांग्रेस की सरकार गिर गई। परंतु आज वैसी लहर है ही नहीं शीश महल, जिसको फ्री बिजली, जिसको फ्री पानी, अच्छी स्वस्थ, अच्छी शिक्षा मिलती है, तो वो अरविंद केजरीवाल को वोट देगा। और अरविंद केजरीवाल को पता उसका टारगेट कौन है। जितने लोग कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों में रहते हैं, जो पूर्वांचल का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल से बहुत है, जो इलीट क्लास का वोट है, जो उच्च क्लास का वोट है, हायर फैमिली वोट है, वो भाजपा के साथ बहुत है। कांग्रेस का जो वोट बैंक था सब आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो चुका है। आप कितना ही जोर लगा लीजिए, लोगों को पता है कि मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का है। कांग्रेस कहीं भी मैदान में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में सिर्फ गई। और ये कोई मुद्दा नहीं बनने वाला। दिल्ली के अंदर प्रदूषण मुद्दा नहीं बना, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, लगातार फायरिंग हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा का दिल्ली के अंदर मुद्दा एक बार बना जब कांग्रेस सरकार थी, निर्भया कांड को याद कीजिए। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि एक मीटिंग रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और पहले मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल की लोकपाल को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी लंबी मीटिंग होती थी कि इस प्रकार प्रभावी अगर उनकी सरकार बनती है, ये वो, तो निश्चित रूप से आरएसएस की भूमिका नजरअंदाज नहीं कर सकते। परंतु जैसे जैसे शीश महल का मुद्दा है या फिर किसी और मुद्दे के, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस है, उस दौर में देखिए वो दौर अलग था। कहीं ना कहीं कांग्रेस के 10 साल का लगातार शासन था और व्यवस्था आज की व्यवस्था जैसी व्यवस्था नहीं थी। आज अरविंद के उस टाइम कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं जो आज के दौर में फ्री बिजली है, फ्री पानी है, जैसे स्कूलों का जिस प्रकार वो क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो दावा करते हैं हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं। और अभी तो उन्होंने लगातार महिलाओं के लिए भी घोषणा की है, और अगर स्टूडेंट्स जो बच्चे कॉलेज स्कूल जाते हैं उनके लिए मेट्रो में कहीं ना कहीं आधा किराया कम करने की, 50% कम करने की बात करें, तो और कहीं ना कहीं ऑटो वालों के लिए अलग अलग प्रकार की पॉलिसी उन्होंने बनाई है। तो निश्चित तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए, तो ऐसे अरविंद केजरीवाल के दावे हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं राजनीति ऊपर। अनुराग, दो सवाल इस समय दिमाग में ये आते हैं कि एक रेवड़ियों को लेकर जो चर्चा रहती है, जहां पर अब खुद बीजेपी भी देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2500 रुपए उन्होंने महिलाओं को देने का वादा किया है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल तो पहले से ही दावा करते हैं कि अगर नेताओं को ऐसी सुविधाएं मिलती हैं तो जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो सवाल इसको लेकर है, रेवड़ियों का जो किस चीज को रेवड़ी माना जाए, क्या पैसे देना चुनाव में, क्योंकि हमने देखा कि साड़ी बांटते हुए दिखाई दिए प्रवेश वर्मा, दूसरी तरफ जूते, कहीं आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैसे भी दिए। चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, दो रेवड़ी कल्चर की जब बात आती है तो जनहित और कुर्सी हित के मुद्दे सामने आते हैं। तो कि रेवड़ी कल्चर को आपने कुर्सी हासिल करने का एकमात्र आसान तरीका, ये नया शब्द है कुर्सी हित। बिल्कुल। आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ। अगर उसी चीज को एजेंडे पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने की बात करती है, तो ये करानी चाहिए, जो समर्थनीय है। क्योंकि देश भुखमरी के इंडेक्स में लगातार भारत पिछड़ता जा रहा है और भारत के पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, देश के पास अनाज बहुत है, वो करना चाहिए। परंतु जब कुर्सी हित आप साबित कर देते हैं जनहित को, देखिए जनहित के मुद्दे होने चाहिए कि पूरे देश के अंदर फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए। आप देखिए पूरा देश, भारत को अगर एक नजरिए से देखना, एक बिंदु से देखेंगे, तो पूरे देश में 37 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आपने पीछे बार डाटा पढ़ा होगा, अभी कुछ महीने उत्तर प्रदेश का, आप देखिए 37 लाख बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि देश की एजुकेशन व्यवस्था का क्या हाल है। स्कूलों में जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, हेल्थ की फैसिलिटी लगातार, कोविड में क्या हाल था, उसके बाद ऐसी महामारी के दौरान ऐसा हाल होगा। वैसे भी आप एम्स के बाहर देख लीजिए, कभी जाइए सर्द रातों में, सर्द सुबह में जाइए, गर्मी में जाइए, सर्दी में जाइए, बारिश में जाइए, एम्स के बाहर क्या हाल है। और वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन, वर्ल्ड जो पूरे दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पतालों में, हॉस्पिटल की गिनती होती है, इंडिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। तो जिन पे ध्यान देना चाहिए उन पे, स्किल इंडिया का नाम से एक स्कीम चली थी, अभी से मंत्रालय भी जैन चौधरी को सौंप रखा है, स्किल डेवलपमेंट। देखिए भारत के अंदर रोजगार बहुत मुख्यपूर्ण मुद्दा है। देखिए देश के अंदर, देश को जब धर्म के चश्मे में उलझा दिया जाता है तो रोजगार से कोई ध्यान नहीं देता। लगातार बच्चे विदेशों का रुख कर रहे हैं, भारत छोड़कर जा रहे हैं, कोई अमेरिका, युद्धग्रस्त इलाकों, बिल्कुल, और उससे अपनी कामयाबी कहते हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री उन्हें अपनी कामयाबी कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री अकेले वो, और भी कई प्रदेशों के जो भाजपा समर्थित प्रदेश है उनके मुख्य की कामयाबी है। देखिए जब आप मूलभूत सुविधा देश की जनता को नहीं उपलब्ध करा पाते, तो निश्चित रूप से आपने देखा कि विदेशों में बच्चे, देखिए भारत में जो कमाता है, खाता है, जो जनता अपनी मेहनत से खाती है, उनके बच्चे विदेश चले जाते हैं, वापस लौट के जाते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। परंतु जो
जो नेता उनके बच्चे स्पेशल पढ़ने विदेश जाते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं, यहाँ के राजनीति करते हैं। और यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, फिर लगा लीजिए बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा नहीं है परंतु कहीं ना कहीं जो संगठन से जुड़ जाते हैं, तो उनको फिर आपसी जो सौहार्द और सांप्रदायिकता की भावना में उनके अंदर कहीं ना कहीं विकसित करने का प्रयास पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, तमाम कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, उनकी तरफ से किया जाता है। देखिए कहीं ना कहीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और जनहित पे चुनाव होना चाहिए। अब कुर्सी हित पे चुनाव हो रहा है कि वो 2100 देगा, मैं 2500 दूंगा, 250 दूंगा, ये इसी का तो वो है नतीजा। दिल्ली की डीटीसी 38 करोड़ के घाटे में चल रही है जी, और 2015 से ही घाटे में है दिल्ली का। और पहली बार क्या कि दिल्ली का बजट कभी घाटे में, इस बार दिल्ली का घाटे में जा रहा। और फिर वो कहते हैं कि मुझे केजरी इकोनॉमिक्स का पता है। तो अपने अपने टर्म बनाना अच्छा है, परंतु कहीं ना कहीं अगर कोई चीज अगर आप अच्छी देखिए, मूलभूत सुविधा दीजिए, फ्री एजुकेशन दीजिए, फ्री हेल्थ दीजिए, वो जनता के लिए जरूरी है। पानी बिजली का सवाल है, जहां तक अगर जो बिल्कुल परिवार उसमें असमर्थ है, आप सोलर को बढ़ावा दीजिए, आप कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दीजिए। परंतु ऐसे बढ़ावे देने की वजह से कहीं ना कहीं आप इससे कहीं ना कहीं आर्थिक जो किसी भी राज्य सरकार की आर्थिक है, तो उससे कहीं ना कहीं पंजाब रोडवेज का उदाहरण भर, आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर है, वहां महिलाओं के लिए वादा किया गया था रोडवेज में, पर ये तो रोडवेज की हालत पंजाब के अंदर पैसे वहां पे भी आम आदमी पार्टी ने देने का वादा वो नहीं दिए महिलाओं को। तो निश्चित रूप से देखिए, आप माने ना माने, मुकाबला सीधा केजरीवाल वर्सेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच में। भारतीय जनता पार्टी को चेहरा नहीं, कांग्रेस मुकाबले में है ही नहीं, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, स्पष्ट फाइट दोनों के बीच है। और अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से अच्छे बहुमत के साथ 45 से 55 सीटों के साथ अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे निश्चित रूप से। अगर उनके ऊपर जिस प्रकार अभी तो वोटो ईवीएम को लेकर उन्हें बवाल मचा रखा है। देखिए ये होता है इलेक्शन लड़ने की टेक्नोलॉजी, अगर वो हार भी गए तो ठीक है फोड़ देंगे, वो 7 लाख कभी कितने लाख वोटों की कहते हैं फर्जीवाड़ा कर देगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हरियाणा में अंदर कांग्रेस ने देखा, अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र हरियाणा देखने के बाद बिल्कुल सचेत है, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है। तो वो बिल्कुल ड्रामेबाजी भारतीय जनता पार्टी से नंबर 1 पर है। इस्तीफा देना, तिहाड़ से आना, माहौल अपने पक्ष में बनाना, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सेकंड नंबर पर, दूसरी पार्टी आपको दिल्ली में कांग्रेस सिंगल डिजिट पे सिमट जाएगी। आप देख लें, लिख के लीजिए, कांग्रेस महज सिंगल डिजिट पे सिमट जाएगी दिल्ली के अंदर। चलिए, आपने प्रेडिक्शन भी दे दिया और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अनुराग। धन्यवाद। वादे बहुत है, सवाल बहुत है, लेकिन उन वादों को पूरा करने के इरादे कितने हैं, सवाल इसको लेकर भी है। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए नई सोच।